पर्यावरण पर्यावरण मूल आधार है। ये क्या है? मूल आधार है जो हमें हवा, पानी, भोजन, भूमि प्रदान करता है जहाँ हम लोग रहते हैं। ठीक है, ये हमें कौन प्रदान करता है? पर्यावरण। मानव प्रकृति मानव प्रवृत्तियाँ, मानव की जो प्रवृत्ति है वो जैसा काम कर रहा है उसके अनुसार जो हवा है उसमें धूल धुआं सब क्या हो रहा है? हवा प्रदूषित हो रहा है, उसमें धूल धुआं मिल रहा है। भूमि में कारखाने लगाए जा रहे हैं जिससे कि मृदा अपरदन हो रहा है। जल में भी लोग गंदगी कर दे रहा है जिससे कि जल अपरदन हो रहा है। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है? कभी कभी ये पर्यावरण को नुकसान के साथ साथ इसे नष्ट भी करते जा रहे हैं मनुष्य। ठीक है, अब है पर्यावरण के घटक। तो मुख्य रूप से पर्यावरण के 3 घटक हैं। पहला है प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण ऐसा पर्यावरण है जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त हुआ है, जैसे कि जल। ठीक है, जल को हमने नहीं बनाया। जैवमंडल, स्थल है ना, वायु और जितने भी सजीव पदार्थ हैं, सजीव जिसमें भी जान है वो क्या है? प्राकृतिक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब है मानव निर्मित। जिसे मनुष्य ने बनाया वो क्या हो गया? मानव निर्मित हो गया। जैसे पुल, पार्क, इमारतें, उद्योग, सड़क, है ना। और अब मानव पर्यावरण। तो मानव क्या है? मानव एक व्यक्ति हो सकता है, उसका परिवार हो सकता है, उसका धर्म हो सकता है। इसे किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। ठीक है, और शैक्षिक संस्थान जितने होते हैं, समुदाय जो है, और हमारा जो आर्थिक क्रियाकलाप है, ये किसने बनाया? ये सब मनुष्य ने बनाया। और इसमें प्राकृतिक रूप से प्रकृति ने कुछ नहीं किया, सिर्फ मनुष्य ने इसे बनाया है। हमारे चारों ओर पाए जाने वाले हमारे चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं प्राकृतिक पर्यावरण कहलाते हैं। हमारे चारों ओर जितने भी लोग हैं, स्थान है, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण है। अब प्राकृतिक पर्यावरण वो हमारा पर्यावरण है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। वायु, जीव, पेड़ पौधे, जीव जंतु ये सब मिलके क्या बनाते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। अब है स्थलमंडल। यह स्थलमंडल क्या है? स्थलमंडल पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी, जो ठोस हमारा ऊपरी परत है, इसे ही क्या कहते हैं? हम स्थलमंडल कहते हैं, है ना। ये कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। ये जो हमारा कठोर ऊपरी परत है इसे स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों और खनिजों से बना है। यह किससे बना है? चट्टानों और खनिजों से। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्थलमंडल किससे निर्मित है? तो चट्टानों और खनिजों से निर्मित है ना। और इस पे मिट्टी की एक पतली परत से ढका हुआ है। मिट्टी की एक पतली परत से ढका हुआ है और इसके नीचे जो है वो क्या है? चट्टान है, खनिज है। देखते हैं हम, कोयला यहीं से निकलता है। आप कुछ दूर खोदते चल जाइए तो आपको यहाँ क्या मिलने लगेगा? पत्थर, चट्टान मिलने लगेगा। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों की सतह भी पाई जाती है। ये जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी भू प्रॉपर्टी है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। इसमें कई तरह की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। कहीं पे पठार है, कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, समतल मैदान, तो कहीं घाटी है ना। ये विभिन्न स्थलाकृतियाँ यहाँ पाई जाती है। अब आगे है हमारा
जलमंडल। जलमंडल क्या है? तो जलमंडल जल के विभिन्न स्रोत जैसे कि नदी, झील, समुद्र, महासागर, ये सब क्या है? हमारा जलमंडल है। यदि जलमंडल जैसे विभिन्न जलाशयों को भी से मिलकर जलमंडल हमारा बनता है। जलमंडल क्या है? ऐसा स्थान जहाँ पे जल हो, वो क्या है? जलमंडल हो गया। एक तालाब भी हमारा जलमंडल है, एक समुद्र, महासागर, झील, नदी, ये सब क्या है? जलमंडल के अंतर्गत आते हैं। अब है वायुमंडल। तो वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के ऊपर जो भूपर्पट्टी है उसके ऊपर जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं, हमारा पैर धरती में है और हमारे पैर के ऊपर जितना भी है ये क्या है? हमारे चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। जो ये हमारी भूपर्पट्टी है तो इसके ऊपर जो वायु की पतली परत है वो क्या है? वायुमंडल है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। ये जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो वायुमंडल को अपनी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है वो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर टिका हुआ होता है, पृथ्वी के चारों ओर रहता है। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो वायुमंडल को थामे रखता है। उसे वायु जो है वो हल्का होता है, वो उड़ के चल ना जाए, इसीलिए वो क्या करता है? गुरुत्वाकर्षण बल उसको वायु को थामे रखता है। ठीक है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। ये हमारी रक्षा करता है किससे? सूर्य की ओर से आने वाली जो किरण होती है जिससे हम जल भी सकते हैं, उससे हमारी रक्षा करता है गर्मी से और हानिकारक किरणों से। ठीक है। हमें पता है कि सूर्य से बहुत सारी ऐसी किरणें भी आती हैं जो हमारे लिए हानिकारक होती है और वो किरणों को जो हमारी वायु की परत है वे मतलब वायुमंडल है वो क्या करती है? अवशोषित कर लेती है उसे अपने में और हम तक उसे बहुत ही कम मात्रा में हम तक पहुंचता है सूर्य का प्रकाश, जिससे क्या होता है? हमारे यहाँ जीवन संभव है। ठीक है। वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें होती हैं। वायुमंडल हमने देखा, वायुमंडल में कई प्रकार की हमें गैसें दिखाई देती है। धूल कण होते हैं, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में क्या क्या रहता है? बहुत सारी गैसें, जैसे आप लोग देखेंगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, है ना, ये सब गैसें रहती हैं। धूल कण भी वायुमंडल में रहता है, धूल, धुआं, ये सब। जल वाष्पित होके कहाँ जाता है? हवा में ऊपर, तो वह भी क्या इसमें उपस्थित होती हैं। वायुमंडल में जब परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से क्या होता है? जो हमारा मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होता है। मौसम क्या है? मौसम तो समय के साथ बदलते रहता है। और जलवायु क्या है? जलवायु बहुत अंतराल के बाद लगभग 30-35 वर्ष के अंतराल के बाद ये इसमें परिवर्तन होता है। और जलवायु में परिवर्तन नहीं के बराबर होता है और मौसम जो है वो हमेशा बदलते रहता है। अब आगे हम लोग देखते हैं जैवमंडल। जैवमंडल क्या है? जहाँ स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल मिलकर जीवन को संभव बनाता है उसे जैवमंडल कहते हैं। एक ऐसा स्थान जहाँ जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल मिलके जीवन को संभव बनाता है। मतलब जीवन वहीं होगा जहाँ जल होगा। जाहिर सी बात है कि
मनुष्य को या फिर किसी भी जीव सजीव को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? वायु चाहिए, जल चाहिए और स्थल भी चाहिए। तो जहाँ ये तीनों मिलेंगे वहीं क्या बनेगा? जैव मंडल। वहीं क्या बनेगा? जैव मंडल। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन, खान पान में भिन्नता होती है। अलग अलग स्थान पे रहने वाले लोग हैं, वे अलग अलग होती है। उन लोग का खान पान अलग होता है, उन लोग वहाँ की वनस्पति अलग होती है। जैसे कि आप अभी पहाड़ी क्षेत्रों में चल जाइएगा तो आपको शंकुधारी वन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसे और अगर आप मैदानी इलाका में चल जाइएगा तो वहाँ आपको घास के मैदान मिलेंगे देखने, ठीक है। और अगर आप पठार में रहेंगे या फिर तो ऐसे वृक्ष दिखेंगे आपको, ठीक। तो वहाँ के जीव जंतु, पेड़ पौधे सब क्या हैं? अलग अलग होते हैं। ये अपने आसपास के पर्यावरण पर निर्भर होते हैं। ये जो जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो हर जगह अलग अलग रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने आसपास के पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं। वहाँ का पर्यावरण जैसा रहेगा, वहाँ की स्थलाकृति जैसी रहेगी, वहाँ का पर्यावरण जैसा रहेगा, उसी के अनुसार क्या होगा? वहाँ के पेड़ पौधे और मनुष्य जीव जंतु वहाँ पाए जाएंगे, ठीक है। और इसे ही हम पारित तंत्र कहते हैं। विभिन्न स्थानों पे अलग अलग तरह के जीव वहाँ के पर्यावरण के अनुसार हों तो वही क्या हुआ? पारितंत्र हुआ, ठीक है। जैसे अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटे से तालाब का भी अपना पारितंत्र हो सकता है। मतलब अलग अलग जगह का अलग अलग पारितंत्र यहाँ हो सकता है। एक छोटे से झील का भी अपना पारितंत्र होता है। एक बहुत बड़ा मैदानी स्थल है, घास का मैदान है, तो वहाँ भी अपना एक पारितंत्र होगा। एक झील का भी एक पारितंत्र होता है। एक नदी का भी एक पारितंत्र होता है। नदी के किनारे भी बहुत सारे जीव जंतु आके बसते हैं, ठीक है। एक महासागर का भी पारितंत्र होता है। आप देखते हैं कि महासागर में बहुत सारे ऐसी मछलियाँ रहती हैं जो बहुत सागर का भी अपना पारितंत्र होता है। वहाँ अलग अलग तरह की मछली होती है। तो छोटे छोटे तालाब, इनका भी अपना अलग पारितंत्र हो जाता है। अब है मानवीय पर्यावरण। मनुष्य पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। मनुष्य पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। मानवीय पर्यावरण क्या है? मनुष्य अपनी आवश्यकता के साथ परिवर्तन करता है। मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। मनुष्य की आवश्यकता है कि हमें ठंड लग रही है तो क्या करता है? वो कपड़े पहन लेता है, ठीक है। और भी ठंड है तो वो ऊनी कपड़े पहन लेता है। मनुष्य को लगता है कि नहीं, बारिश बहुत हो रही है तो वे रेन कोट या फिर छाता का उपयोग कर लेता है, ठीक है। प्राचीन काल में मनुष्य पर्यावरण पर निर्भर रहता था। प्राचीन काल में मनुष्य क्या था? पर्यावरण पर निर्भर रहता था। जैसे आज हम लोग देख रहे हैं कि मानव जो है वो पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाता है, लेकिन उस समय मनुष्य जो है वो पर्यावरण के अनुकूल बनता था। मतलब पर्यावरण पे वे निर्भर रहते थे, ठीक है। ठंडा है तो वो वहाँ के वातावरण को गर्म नहीं करते थे, बल्कि वे गुफाओं में चल जाते थे या फिर अपने शरीर उनका इस लायक बन जाता था कि वे उस
ठंड को सहन कर सके, है ना। लेकिन आज वैसा नहीं है। आज जो मनुष्य है वो अपने आसपास में जैसे रूम में एसी लगा लिया है तो क्या वो गर्मी को कंट्रोल कर रहा है, वो पर्यावरण को थोड़ा बदल रहा है अपने आसपास के। लेकिन प्राचीन काल के जो मनुष्य थे वो क्या करते थे, पर्यावरण में ही रहते थे, प्राकृतिक पर्यावरण में ही रहते थे। समय के साथ साथ क्या हुआ, आवश्यकता बढ़ी और समय के साथ साथ आवश्यकताएं बढ़ी और फसल उगाना, मनुष्य ने फसल उगाना शुरू किया, पशुपालन करना शुरू किया, अस्थायी जीवन जीना सीखा और इस पहिए का आविष्कार हुआ। साथ साथ में जो वस्तु विनिमय प्रणाली का भी विकास हुआ, ठीक है, और व्यापार, इसके साथ साथ वाणिज्य का भी विकास हुआ। तो देखिए जो पहले के मनुष्य थे वे कैसे रहते थे, शिकार संग्राहक थे। वे सिर्फ शिकार करते थे और उसी को खाते थे, या फिर पेड़ से कोई फल हो गया उसे तोड़ के खा लिए, ठीक है। उनका जीवन इसी में चलता था। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य ने क्या किया, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार फसल उगाना शुरू किया। क्या किया, फसल उगाना शुरू किया। उन्होंने फसल उगाए, ठीक है। उन्होंने पशुपालन करना शुरू किया। जब उन्हें खाने के लिए पशु नहीं मिलता था, उन्हें बहुत दूर दूर भटकना पड़ता था, तो अपनी सुविधा के लिए उन्होंने क्या किया, पशुपालन किया, अस्थायी जीवन जीना लगा। जो जाहिर सी बात है, जब वो मनुष्य फसल उगाएगा तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, एक जगह पे रहना पड़ेगा, बसना पड़ेगा। तो उन्होंने अस्थायी जीवन जीना शुरू किया, है ना। धीरे धीरे पहिए का निर्माण हुआ। तो पहिए का निर्माण से जो आवागमन में जो थी वो सुविधा हुई। तो जब आवागमन में सुविधा होने लगी, फसल उगाया जाने लगा, फसल जो उगने लगा वो अब सरप्लस हो गया, मतलब खाने से ज़्यादा हो गया, तो लोग उसे बेचने के लिए सोचने लगे, ठीक है। तो पहिया का निर्माण हो गया, उसे बेचना है तो उसे क्या करेंगे, जाके दूसरे जगह बेचेंगे। तो उस समय तो मुद्रा नहीं हुआ करती थी, तो लोग वस्तु के बदले वस्तु दिया करते थे। किसी के पास चावल है, किसी के पास गेहूं है, तो इसने इसको गेहूं दे दिया, इसने इसको चावल दे दिया और ये वस्तु विनिमय प्रणाली हो गई, वस्तु के बदले वस्तु, ठीक है। इससे क्या हुआ, व्यापार शुरू हुआ। यही व्यापार हो गया, धीरे धीरे आरंभ हुआ वाणिज्य। वाणिज्य मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का उत्पादन बेचने के लिए करना। मतलब किसी भी चीज़ का उत्पादन यदि हम कर रहे हैं खाने के लिए, तो वो हमारा हो गया कि सिर्फ अपने उपयोग के लिए कर रहे हैं। लेकिन हम अगर कोई चीज़ का खेती ही कर रहे हैं मान लीजिए, और उसको हम एक खेत में हम गेहूँ लगाए हैं और हम बहुत सारा गेहूँ लगाए हैं ताकि हम उसको बेच सके, तो वो हमारा क्या हो गया, वाणिज्यिक कृषि हो गया। तो ये वाणिज्यिक कृषि हो गया। इसी तरह हर क्षेत्र में वाणिज्य का विकास हुआ। लोग लोहे का सामान बनाने लगे तो वो क्या हुआ, और ज़्यादा बनाने लगे ताकि हम इसे बेच सके, तो वो क्या हो गया, हमारा वाणिज्यिक हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको पूरी NCERT इसमें दूंगी, इसलिए आप मेरे साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।